हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। क्या है ये, इतने कम नंबर? तुम्हारी टीचर भी तुमसे बहुत नाराज थी। कह रही थी कि तुम आजकल पढ़ाई में बिल्कुल ध्यान नहीं देते, एग्जाम में सवाल के जवाब भी ठीक से नहीं लिखते। क्या परेशानी है, बताओ मुझे। अगर ऐसा ही रहा ना तो वो लोग तुम्हें स्कूल से निकाल देंगे। क्या हुआ, बताओगे नहीं तो मुझे कैसे पता चलेगा? आप भरत को कुछ समझाते क्यों नहीं है? मैं क्या समझाऊं? तुम्हारा बेटा है, तुम जानो और वो जाने। मुझे इन सब चीजों से दूर रखा करो। कभी कभी किसी अपने को खोने का गम इतना गहरा होता है कि वो किसी को नजर नहीं आता, उन्हें भी नहीं जो बहुत करीब होते हैं। ऐसे में उस परेशानी और बेचैनी को दूर करने के लिए कई बार सिर्फ एक ही चीज काफी होती है, एक प्यार भरा स्पर्श। गोल्ड का भाव देखा, आसमान छू रहे हैं। और मेरी बीवी को अपनी बहन की वेडिंग के लिए गोल्ड रिंग गिफ्ट देने की पड़ी है। तो मैं कोशिश करता हूँ कि ज़्यादा खर्चा ना हो। एक तो सैलरी बढ़ने का नाम नहीं लेती, और खर्चे देखा दिन ब दिन बढ़ते ही जा रहे हैं। होम मिनिस्टर ने कहा है तो तुम्हें करना ही पड़ेगा। ठीक है, लेकिन ये ऑलवेज रिमेंबर, वाइफ इज ऑलवेज राइट। राइट होती है, लेकिन क्या करें, खर्चे को लेकर मैं अक्सर परेशान हो जाता हूँ। मुझे ही नहीं पता। अरे क्या हो गया? महेश, उस लड़के को देख। अरे छोड़ना यार, चल कॉफी पी के घर चलते हैं, ऑफिस लेट हो जाएंगे मालूम है। चल। मुझे लगता है उसे भूख लगी है। अरे जाने दो ना यार, मुझे तो पूरा ड्रग एडिक्ट लग रहा है वो। चलो ना यार, चलो। अशोक, अशोक, तुम ठीक हो? क्या हुआ तुम्हें? ये चोट कैसे लगी? अशोक यार छोड़ो ना यार, क्यों मुसीबत में पड़ रहे हो? एक मिनट, तुम्हारा नाम क्या है? भरत। अरे चलो ना यार अशोक। महेश, एक मिनट, इसकी हालत तो देख। तुम कुछ खाओगे भरत? चलो मैं कुछ खिलाता हूँ, आओ। यार महेश, इसे चोट लगी है। मैं सोच रहा हूँ कि डॉक्टर को दिखा दूँ। अशोक
अशोक अन्ना, उस लड़के को सड़क पर ही छोड़ दो अन्ना। कौन है क्या पता, बेकार के चक्करों में क्यों पड़ रहे हैं अन्ना आप? अरे ये तो यही वाली बात हो गई कि आ बैल मुझे मार। सुन, जाने दे उसे। ऐसे कैसे जाने दूँ? कैसे सड़क पे छोड़ दूँ? बीमार दिख रहा है, इसे चोट लगी है, डॉक्टर को तो दिखाना ही होगा ना। अन्ना, आपको लगता है आपकी मदद करने से कुछ होगा? अरे ये तो इनका रोज़ का काम है। बीमार लाचार दिखते हैं ताकि कोई मदद करे, पैसे दे और मुफ्त में खाना भी खिलाए, बस इनका दिखावा है। अरे ऐसे तो रोज़ यहाँ पर मेरे होटल के सामने आते हैं अन्ना। पता नहीं, इसको देखकर तो मुझे ऐसा नहीं लगता कि ये उन लोगों में से है। इसके कपड़े भी ठीक ठाक है, मुझे तो लगता है कि ये कोई मुसीबत में फंस गया है। यार मैं चलता हूँ, मुझे लेट हो रहा है। आप ठहरे बिजनेस वाले और मैं मामूली नौकरी पेशे वाला इंसान। मुझे टाइम से काम पे पहुँचना होगा यार, मैं चलता हूँ। इसका नाम भरत है, इसे चोट लगी है। सर ये आपका रिलेटिव है? नहीं, मैं इसे नहीं जानता, ये मुझे रास्ते पर मिला तो इसकी हालत देखकर मैं इसे इलाज के लिए लाया। सर आई एम रियली सॉरी, ऐसे बिना जाने हम किसी को भी एडमिट नहीं कर सकते। अरे यू डोंट वरी, इसके इलाज का सारा खर्च मैं उठाऊंगा। और इसके अलावा अपने रिकॉर्ड के लिए आप चाहो तो मेरे डिटेल्स ले लीजिए। सर हमें एडमिट करने के लिए इसकी डिटेल्स की ज़रूरत पड़ेगा। अरे लेकिन मैं तो हूँ ना, इसका इलाज खत्म होने तक मैं इसके साथ ही रहूँगा। इसे कहीं और ले जाइएगा और मेरी राय मानिए तो आप भी कोई रिस्क मत लीजिएगा। बात पैसों की नहीं है सर, लेकिन बिना किसी जानकारी के हमारे इसे एडमिट करना पॉसिबल नहीं है। आप ये समझने की कोशिश कीजिए कि ये बीमार है, इसे चोट लगी है और इसे इलाज की सख्त ज़रूरत है। मैं मानती हूँ, लेकिन हमारे भी तो कुछ रूल्स हैं ना सर। और फिर ऐसे केसेस में जनरली बहुत से कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं जो हमारे लिए रिस्की हो सकता है। और फिर इसका नाम भारत है, ये इसने आपको बताया है ना, हो सकता है कि ये झूठ बोल रहा हो। अरे मैडम, आप इसकी कंडीशन तो देखिए, इसके जख्म और चेहरे की परेशानी से साफ पता चलता है कि ये झूठ तो नहीं बोल रहा है। आई एम सॉरी सर, लेकिन मैं आपकी कोई हेल्प नहीं कर सकती। एक्सक्यूज मी। मैं आपका कंसर्न समझ सकता हूँ, लेकिन मैं आपकी कोई मदद नहीं कर पाऊंगा। आप चाहे तो मैं कहीं पे भी साइन करने के लिए तैयार हूँ, जितना पैसा खर्च होगा मैं दूंगा। आप इस वक्त ये समझने की कोशिश कीजिए कि उस लड़के को इलाज की सख्त जरूरत है। आई एम अ रेप्यूटेड प्रॉपर्टी कंसल्टेंट। आप चाहो तो मेरे घर का एड्रेस ले सकते हो, या डिपॉजिट में जो पैसे लगेंगे आई एम रेडी टू पे। देखिए मिस्टर अशोक, आप उस लड़के को रास्ते से उठा कर लाए। आई एम वेरी सॉरी, मैं उसे एडमिट नहीं कर पाऊंगा। आप किसी सरकारी अस्पताल में ट्राई कीजिए। हाँ निमिषा, मैं थोड़ा काम में फंसा हुआ हूँ, बिजी हूँ। कहाँ बिजी हो गए? 9:30 बज रहे हैं, आपको मीटिंग के लिए देर नहीं हो रही है? निमिषा, एक लड़के को चोट लगी है तो उसके इलाज के लिए मैं एक हॉस्पिटल से दूसरे हॉस्पिटल भटक रहा हूँ। अरे कैसे हुआ ये? कौन है वो लड़का? मैं सब घर आकर बताता हूँ, अभी इस लड़के को हॉस्पिटल ले जाना जरूरी है। बाय दादी। बाय बेटा, बाय। बाय मम्मी। बाय बेटा। देखिए, इसकी चोट तो ट्रीटमेंट से ठीक हो जाएगी, पर काफ़ी कमज़ोर दिखाई दे रहा है। मैल न्यूट्रिशन का शिकार है, इसे एडमिट करना होगा। डॉक्टर साहब, आप प्लीज़ इसको एडमिट कर दीजिए। देखिए, मैं इसका कोई रिश्तेदार तो नहीं हूँ, लेकिन इसके इलाज के लिए जो भी पैसे खर्च होंगे वो मैं एडवांस में देने को तैयार हूँ। किसी फॉर्म पर मेरे सिग्नेचर की ज़रूरत है तो मैं वो भी कर दूंगा। जी बिल्कुल। बेटा, अब तुम आराम से सो जाओ।
मैं शाम को तुमसे मिलने आता हूँ। कौन था वो लड़का जिसने अपना नाम भरत बताया था? क्या ये उसका असली नाम था? क्या वो कोई सड़क छाप या ड्रग एडिक्ट था? अशोक राव, जिनसे उस लड़के की हालत देखी नहीं गई, क्या वो उसकी मदद करके कोई गलती कर रहे थे? ये लीजिए कॉफी। थैंक्स। कौन है वो लड़का? पता नहीं निमिषा, आज की मीटिंग निपटा लूँ, फिर पुलिस स्टेशन जाऊंगा, शायद कुछ पता चले, और फिर हॉस्पिटल। पर आप उसके बारे में कुछ भी नहीं जानते हैं। मुझे वो लड़का सड़क पे मिला, उसे चोट लगी थी, वो भूखा था। मुझे लगा कि उसकी मदद करनी चाहिए, तो मैंने उसकी मदद कर दी। हाँ पर... और तुम बिल्कुल सही कह रही हो, मैं उस लड़के के बारे में कुछ भी नहीं जानता सिवाय उसके नाम के। लेकिन बिना कुछ जाने क्या ये सोचना ज़रूरी है कि हम मुसीबत में पड़ने ही वाले हैं? हर किसी पर शक करने की हमको बेवजह आदत सी पड़ गई है। हम कभी कोई दूसरा पहलू देखना ही नहीं चाहते। यू डोंट वरी। चलता हूँ। अम्मा, चलता हूँ ऑफिस। अच्छा बेटा। सर, मैं एक प्रॉपर्टी कंसल्टेंट हूँ। आज सुबह बेउरनगर म्यूनिसिपल पार्क से मैं अपना योगा सेशन खत्म करके वापस घर जब जा रहा था, तब मेरी नज़र उस लड़के पर पड़ी। उसे देखते ही मुझे लगा कि वो मुसीबत में है। भूखा भी था, उसने कचरे के ढेर से कुछ खाने को निकाला भी था, लेकिन उसमें इतनी ताकत ही नहीं थी कि वो उस पैकेट को खोल सके। भरत, यही नाम बता रहे ना वो अपना? जी सर, मैंने उससे बात करके ये जानने की कोशिश भी की कि वो कौन है, कहाँ से आया है, लेकिन वो कुछ भी नहीं बता पा रहा है। वो तो अच्छे से बोल भी नहीं पा रहा है। ठीक है, हम हॉस्पिटल जाके उसके बारे में पता लगाने की कोशिश करते हैं। अरे वाह, ये हुई ना बात। तुम तो बहुत अच्छे लग रहे हो भरत। अब तुम्हारी तबीयत कैसी है? अच्छा, तुम्हारा घर कहाँ है भरत? मेरा स्कूटर कहाँ है? तुम्हारे पास स्कूटर है? मुझे प्राइज में मिला था। तो तुम्हारे घर पर ही होगा ना? कहाँ है तुम्हारा घर और कौन कौन रहते हैं वहां? अच्छा, कोई बात नहीं भरत, हम बाद में बात करेंगे। अरे वैसे डॉक्टर साहब कह रहे थे कि 2 दिन में ठीक हो जाओगे। उसके बाद तुम्हारा घर, तुम्हारा स्कूटर ढूंढने के लिए हम साथ चलेंगे, ठीक है? वो ड्रग एडिक्ट नहीं है। उसे अपने बारे में कुछ भी याद नहीं है, कौन है, कहाँ से आया है, कुछ भी नहीं। सर, कोई बात तो है जिसकी वजह से वो बहुत परेशान है और बार बार किसी स्कूटर के बारे में बोलता है। उसके अलावा उसे कुछ भी याद नहीं है। हो सकता है उसकी याददाश्त चली गई हो। आई गेस वो मेंटली स्टेबल नहीं है, कुछ कॉम्प्लिकेशंस हैं और मुझे लगता है कि उसकी वो चोट कहीं गिरने से लग गई है। आपको उसके बारे में कुछ और पता चले तो प्लीज़ हमें बताइएगा। आपको रास्ते में पड़ा मिला और आप उसे यहाँ ले आए। यस डॉक्टर, उसे उस हालत में वहाँ छोड़ना मुझे ठीक नहीं लगा। मैं समझ सकता हूँ, आप जो कर रहे हैं बहुत अच्छा काम है, लेकिन देखिए कुछ दिनों के बाद हमें भरत को हॉस्पिटल से डिस्चार्ज करना होगा। नो प्रॉब्लम डॉक्टर, उसके सारे बिल पेमेंट्स मैं कर दूंगा। और हाँ, रात को किसी को उसके साथ रुकना पड़ेगा। अगर वो कुछ बोलेगा ही नहीं तो किसी को उसके बारे में कैसे पता चलेगा? निमिषा, जब तक वो पूरी तरह से ठीक नहीं हो जाता तब तक हमें इंतज़ार तो करना पड़ेगा ना। पापा, डॉक्टर को लग रहा है कि उसे कोई मेंटल प्रॉब्लम है, तो हो सकता है कि उसने जो अपना नाम बताया भरत, वो भी ऐसे ही बोला होगा। पापा, कुछ और भी कहता है वो बार बार किसी स्कूटर के बारे में बात करता है। अम्मा, दाल दूं? नहीं पापा, क्यों ना हम उसकी फोटो फ्रेंड स्क्वायर पर और हे मैसेंजर पर अपलोड कर दें। हो सकता है कोई जानने वाला मिल जाए। हाँ, ये ठीक रहेगा नहीं? पर आप किसी और को नहीं कह सकते कि वो उसके पास हॉस्पिटल में रात को रहे? निमिषा, किसी और को कहना अच्छा नहीं लगता। अब जब मैंने पूरी तरह से उसकी जिम्मेदारी उठाई है तो मैं ही चला जाता हूँ। पापा, मैं चला जाऊँ? ना बेटा, तुम्हारे एग्जाम्स आ रहे हैं ना, और मुझे वहाँ कोई तकलीफ नहीं होगी। तुम लोग टेंशन मत लो, खाना खाओ।
अब पता चल जाएगा, कोई ना कोई तुम्हें जरूर पहचान लेगा। ये लड़का अपना नाम भरत बता रहा है। ये ज़्यादा बोलता नहीं और परेशान रहता है। अगर किसी को इसके बारे में कुछ पता चले तो प्लीज़ मिस्टर अशोक राव से संपर्क करें। फ़ोन नंबर 444567 658। पापा। हाँ बेटा। पापा, मैंने उसकी फोटो फ्रेंड स्क्वायर पर और ही मैसेंजर पर डाल दिए, अपने ग्रुप्स में भी शेयर कर दिए और आपको भी फॉरवर्ड कर दिए। आप भी अपने ग्रुप्स में शेयर कर देना। वेरी गुड बेटा। अपनी मम्मी से भी कहना कि वो भी अपने ग्रुप्स में शेयर कर ले। ठीक है पापा। हेलो डॉक्टर। हेलो। अच्छा हुआ आप आ गए। क्या हुआ डॉक्टर? अरे उस लड़के ने यहाँ सभी को परेशान कर रखा है। कह रहा है कि उसे हॉस्पिटल का ड्रेस पसंद नहीं है। मैं देखता हूँ। देखो, अगर तुम ऐसे ही करते रहे तो तुम ठीक कैसे होगे और घर कैसे जाओगे? कैसे हो भरत? सब ठीक है? इसे ये ड्रेस नहीं पसंद आ रहा है, इसलिए सुबह से नाटक किए हुए। अभी तक दवाई तक नहीं खाई है इसने। तुम्हें दूसरी ड्रेस चाहिए? मैं डॉक्टर साहब से बात करता हूँ, यहाँ पर कोई और ड्रेस अलाउ करते हैं कि नहीं। अच्छा भरत, मुझे जाना होगा, मुझे थोड़ा काम है, तुम आराम करो। आप शाम को आएंगे ना? हाँ, मैं ज़रूर आऊँगा। तुमने नेट पे तो फोटो डाल दी है ना उसकी, तो कुछ अता पता चला कहाँ से है वो लड़का, क्या है? पता नहीं यार, अभी कुछ कह नहीं सकते। फ़ोटो अपलोड तो कर दी है, अब देखते हैं कब किसी पहचान वाले की नज़र उस पर पड़े। टाइम तो लगेगा ही। पता नहीं यार, मैं इस तरह किसी को यूँ सड़क से उठाकर ये सोच के उसकी देखरेख नहीं कर सकता कि शायद वो कहीं खो गया होगा। I mean, जनरली सबको यही ख्याल आता है ना कि ऐसा करके फालतू में किसी झंझट में न पड़ जाए। डर लगता है यार। महेश, ऐसा नहीं है कि मुझे डर नहीं लगता, बिल्कुल लगता है। और तुम्हारी जगह पे तुम भी सही हो। पर पता है, जब भी कोई अच्छा काम करता है तो हम बड़े खुश होते हैं, उसकी तारीफ़ करते हैं। पर जब हमारी बारी आती है तो डर की वजह से हम अपना मुंह फेर लेते हैं। महेश, दरअसल अंदर से हम यही चाहते हैं कि अगर कोई अच्छा काम हो तो वो कोई दूसरा ही करे, हम खुद कुछ ना करें। फिजिकली वो बिल्कुल ठीक है, वो जा सकता है, लेकिन उसकी मेंटल कंडीशन के लिए आई एम नॉट श्योर। आई थिंक उसे काउंसलिंग की ज़रूरत होगी। वो मेंटली चैलेंज नहीं है, वो मेंटली थोड़ा अनस्टेबल है। तो क्या डॉक्टर, उसकी काउंसलिंग यहाँ हो सकती है? कोई काउंसलर है? जी हाँ, मैं बात करता हूँ।
मुझे स्कूटर का कलर तो याद नहीं है, वो मुझे प्राइज में मिला था। कहाँ? कुछ याद है तुम्हें? अच्छा ठीक है, ये बताओ तुम उस स्कूटर से कहाँ कहाँ गए थे? वो बिल्कुल नया है, मुझे वो प्राइज में मिला था। भरत शेरपा, मेरा नाम भरत शेरपा है। भरत, तुम्हें कुछ याद है कि तुम कहाँ के रहने वाले हो? तुम अपना स्कूटर लेके कहीं जा रहे थे क्या? या तुम्हारा स्कूटर पे कोई एक्सीडेंट हुआ? वो मैकेनिक कहाँ है? तुम स्कूटर लेने मैकेनिक के पास जा रहे थे? अच्छा ठीक है भरत, तुम परेशान मत हो, हम कल फिर बात करेंगे। क्यों प्रज्ञा जी? जी बिल्कुल। अच्छा सुनो, मैं अभी घर जा रहा हूँ, फिर जल्दी आ जाऊंगा। वो क्या ना, मैं अपनी अम्मा से बात किए बिना रह नहीं सकता। वो बूढ़ी हो गई है लेकिन अभी भी बहुत खूबसूरत है। ओके प्रज्ञा जी। भरत, तुम्हारी माँ कैसी दिखती है? वो भी बहुत खूबसूरत होगी ना? सोशल मीडिया में उसकी फोटो सर्कुलेट हुए 2 दिन हो चुके थे और फाइनली कोई ऐसा था जिसने पहचान लिया था कि वो कौन है। पंकज, ए पंकज, अरे उठ।
भैया सुबह सुबह क्यों परेशान कर रहे हो? अरे जल्दी उठ, ये देख तो क्या है। ये देख, ये तो भरत है ना? ये लड़का तो तेरी क्लास में पढ़ता था। हाँ भैया, ये तो भरत ही है। 2 साल पहले तक मेरे स्कूल में ही था, फिर से कुछ मेंटल प्रॉब्लम हुई और इसने स्कूल छोड़ दिया। ये मिसिंग है, ये किसी को बेंगलुरु में मिला है। नमस्ते। नमस्ते बेटा, बोलो। भरत कहाँ है? मैं उसका दोस्त हूँ, पंकज। बेटा वो तो कहीं खो गया है, 3 हफ्तों से उसका कोई पता नहीं है। वो बेंगलुरु में है। क्या? ये देखिए। हेलो, मैं अशोक राव से बात कर रहा हूँ। या स्पीकिंग, कौन बोल रहा है? देखिए, मैं विष्णु शेरपा बोल रहा हूँ। बोलिए मिस्टर विष्णु। आपने भरत शेरपा की फोटो फ्रेंड्स स्क्वायर पे डाली थी। आप भरत को जानते हैं? वो मेरा भांजा है, मेरी बहन का बेटा। अच्छा, अभी कहाँ हैं आप लोग? देखिए, अभी तो मैं गैंगटॉक में हूँ अपनी बहन के साथ, लेकिन जितनी जल्दी हो सकेगा हम बेंगलुरु पहुंच जाएंगे। और हाँ, क्योंकि मैंने पुलिस स्टेशन में रिपोर्ट दर्ज कराई थी, तो आप आते वक्त कोई डॉक्यूमेंट या आईडी प्रूफ ले आइए जिससे पता चले कि आप भरत के रिश्तेदार हैं। आप मुझे अपने भांजे से मिलने के लिए प्रूफ लाने को कह रहे हैं? देखिए, वो मुझे जानता है, अपनी माँ को पहचानता है। आप सही कह रहे हैं, आई एम सॉरी, मैं आप पर शक नहीं कर रहा, लेकिन भरत को सही हाथों में सौंपना मेरी जिम्मेदारी है। जी, आप सही कह रहे हैं, आई एम सॉरी। मैं अपने साथ प्रूफ लेके आऊंगा। आप जल्दी आ जाइए। हाँ, मैं टिकट्स करवा लेता हूँ, हमें जल्दी से जल्दी यहाँ से निकलना होगा। बेटा, क्या तुम विष्णु शेरपा को जानते हो? विष्णु मामा, माँ आप रोती हो, भरत भैया मिल गए? मैं बेंगलुरु में ही रहता हूँ, यहीं काम करता हूँ। भरत मेरे साथ ही रहता था जब वो खो गया था। कब? 27 फरवरी को। रोज की तरह घर से काम पे जाने के लिए निकला था। भरत उस वक्त घर पे सो रहा था। वो घर में अकेला था? जी, मेरी पत्नी मेरी बेटी के घर गई है। मेरी बेटी प्रेग्नेंट है, तो उसकी देखभाल करने के लिए मैंने करीब 12 बजे अपने ऑफिस से घर फोन किया था भरत से बात करने के लिए। वो पिछले 3 हफ्तों से लापता था और आप लोगों ने पुलिस कंप्लेंट भी दर्ज नहीं कराई? की थी सर। पहले तो मैंने भरत को ढूंढने की बहुत कोशिश की, लेकिन जब वो दूसरे दिन भी घर वापस नहीं लौटा तो मैंने कलवर पुलिस स्टेशन में मिसिंग कंप्लेंट दर्ज करवाई थी। सर, वो 16 साल का है, पर अपनी उम्र के हिसाब से थोड़ा कम समझदार है, मेंटली थोड़ा डिस्टर्ब है। अभी 3 महीने पहले ही आया था। मुझे लगता है सर कि वो घर से बाहर गया होगा और घर वापस आने का रास्ता भूल गया है। आपने बताया कि भरत की माँ कहीं गैंगटॉक में रहती है। जी। तो ये भी तो हो सकता है कि भरत को अपनी माँ की बहुत याद आ रही हो, वो अपनी माँ से मिलने गया हो या फिर मिलने की कोशिश कर रहा हो। मुझे नहीं लगता कि भरत वहां जाने की कोशिश करेगा। उसे तो वहां जाने का रास्ता भी नहीं मालूम। दरअसल मैं उसे यहाँ काउंसलिंग करने के लिए ले आया था।
विष्णु भैया, मैं भरत को नहीं भेज सकती। वो मेरे बिना एक दिन भी नहीं रह पाएगा। स्मिता, अभी मैं अकेला हूँ। 6 महीने भरत मेरे साथ आराम से रह सकता है। सरिता पूजा के पास गई। पूजा प्रेग्नेंट है ना, ये उसका पहला बच्चा है, तो उसे अकेला नहीं छोड़ना चाहती। देखो, मैं वहाँ भरत का इलाज किसी अच्छे काउंसलर से करवाऊंगा। हो सकता है कि वो बिल्कुल अच्छा हो जाए, बिल्कुल पहले की तरह। भैया, मेरा दिल नहीं मान रहा। भरत यहाँ से कभी बाहर नहीं गया। स्मिता, मेरी बात समझने की कोशिश करो। भरत की हालत यहाँ दिन ब दिन बिगड़ती जा रही है। तुमको तो पूरा दिन घर को देखना पड़ता है, गीता को संभालती हो, संजय को भी काम की तलाश में इधर उधर जाना पड़ता है। ऐसे में भरत यहाँ बहुत अकेला महसूस करता है। ये सब मुझे क्यों नहीं नजर आया? मैं समझ ही नहीं सकी कि भरत अंदर ही अंदर घुट रहा था। स्मिता, इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं। जब भरत के पिता चल बसे तो तुम्हारी उम्र भी कोई ज्यादा नहीं थी। मैंने दूसरी शादी इसलिए की कि हम दोनों को सहारा मिल जाए, भरत को एक पिता का साथ मिल जाए। इसीलिए तो कह रहा हूं कि मुझे भरत को यहां से ले जाने दो, ये उसके लिए अच्छा रहेगा। देखो स्मिता, इस वक्त भरत को एक ऐसे इंसान की जरूरत है जो उसका ख्याल एक पिता की तरह रख सके। और 3 महीने पहले वो मेरे साथ बेंगलुरु आ गया। मैं उसे काउंसलर के पास ले जाता था। मैं चाहता था कि वो बोले, वो अपने हर दिल की बात हमें बताए, हर वो बात जिसकी वजह से वो इतना परेशान रहता है। सारी गलती मेरी है। क्यों? आपने से कुछ कहा था? नहीं सर, मैंने उसे कुछ कहा तो नहीं, पर उसे बहलाने की कोशिश की थी। वो बार बार एक स्कूटर के बारे में सोचकर परेशान हो रहा था। भरत, देखो मैं तुम्हारे लिए क्या लाया हूं। कैसा है? बहुत अच्छा है। मैं इसे पहन लूं? हाँ हाँ, तुम्हारे लिए तो है। भरत बेटा, ऐसे क्या देख रहे हो? मामा, मेरा स्कूटर कहाँ है? तुम्हारा स्कूटर? कौन सा स्कूटर? मामा, मेरा स्कूटर जो यहाँ खड़ा था, मेरा नया स्कूटर। तुम्हारा नया स्कूटर? हाँ मामा, मेरा नया स्कूटर, वो जो मुझे प्राइज में मिला था, यहीं तो खड़ा था, लेकिन अब यहाँ नहीं है। कहाँ गया? उसकी बेचैनी देखकर मैं समझ गया कि उसे दौरा पड़ा है। उसके मन में वो स्कूटर बैठ गया था सर। उसे ऐसा लगता था कि वो स्कूटर उसे प्राइज में मिला है। बहुत परेशान था उस स्कूटर को लेकर। मैं तो बस उसे शांत कराना चाहता था। भरत, कहां जा रहे हो बेटा? मामा, मेरा स्कूटर वहां नहीं है, कोई ले गया उसे। कोई तुम्हारा स्कूटर लेकर नहीं गया है। तो फिर मेरा स्कूटर कहाँ है? आओ मैं बताता हूं। भरत, अब तुम कपड़े बदल के सो जाओ। वहां कोई स्कूटर नहीं था। था मामा, मेरा स्कूटर,
मुझे प्राइज में मिला था, वहीं था। ठीक है बेटा, हम सुबह तुम्हारा स्कूटर ढूंढने को चलेंगे। अभी तुम कपड़े बदल के सो जाओ। नहीं, मैं कपड़े नहीं बदलूंगा, ये मुझे अच्छे लग रहे हैं। ठीक है, तुम इन्हीं कपड़ों में सो जाओ। मामा मेरा स्कूटर बाहर था। शांत हो जा बेटा, तेरा स्कूटर वहीं था, मैंने उसे हटाया है। कहाँ ले गए आप उसे? वो बिल्कुल नया है। बेटा मैंने उसका कलर बदलने को दिया है। तुम्हें ब्लू कलर पसंद है ना, बस मैंने मैकेनिक को दिया है तुम्हारा स्कूटर ताकि वो उसे ब्लू पेंट कर दे। सो जा, सो जा। वो मैकेनिक कहाँ है? यही पास में है। वो मेरा स्कूटर वापस कब देगा? बहुत जल्दी देगा बेटा, आराम से। बहुत जल्द मैं तुम्हें मैकेनिक के पास ले जाऊंगा तुम्हारा स्कूटर दिखाने के लिए। सोचो, सब मेरी गलती थी। मैंने आसपास के सारे मैकेनिक, सब ऑटो रिपेयर वालों की दुकान में पूछा। मुझे लगता है कि वो अपने ख्याली स्कूटर को ढूंढने गया होगा। मैंने ये बात अपनी बहन को भी अब तक नहीं बताई, उसकी मां को। प्लीज सर, उसे ढूंढने में मेरी मदद कीजिए सर। भरत की फोटोग्राफ हम आसपास के सभी पुलिस स्टेशन में भिजवा देंगे और कोशिश करेंगे कि जल्द से जल्द उसे ढूंढ सकें। जैसे स्मिता को यह बात पता चली, ये बहुत घबरा गई, इसकी हालत खराब हो गई, इसीलिए मुझे इसके पास सिक्किम जाना पड़ा। देखिए भरत 16 साल का है, माइनर है अभी, इसलिए हमें इस केस की रिपोर्ट चाइल्ड केयर कमेटी को करनी पड़ेगी और अब ये केस कलवर थाने में ट्रांसफर हो जाएगा। मिस्टर अशोक राव ने आपके बेटे का ख्याल बिल्कुल अपने बच्चे जैसा रखा है। भरत, माँ, मामा, मामा मैंने कितना ढूंढा लेकिन मुझे घर कहीं नहीं मिला। मैंने स्कूटर भी बहुत ढूंढा, मैकेनिक के वहां भी ढूंढा, हर जगह ढूंढा, लेकिन कहीं नहीं मिला मामा। चलो अच्छा है, फाइनली तुम्हारी स्कूटर की कहानी मुझे पता चली गई। अशोक जी, समझ में नहीं आता कि आपका एहसान कैसे चुकाऊंगा। अरे रे, ऐसा मत कहिए, मैंने कोई एहसान नहीं किया है। मैं तो बहुत खुश हूं कि आपको भरत मिल गया और भरत को उसका परिवार। सुनो भरत, अब तुम अपने मामा जी के साथ जाओगे, उन्हीं के साथ रहोगे। वो कह रहे थे कि तुम कोई क्लासेस जाते हो और वहां तुम ठीक भी हो रहे थे, बिल्कुल वैसे ही क्लासेस ना जैसे प्रज्ञा जी तुम्हें याद देती हैं। अपना ख्याल रखना बेटा। लेकिन आप आओगे ना मेरे साथ? हाँ बेटा, मैं आऊंगा, मैं तुमसे मिलने जरूर आऊंगा। पहले से तो बेहतर है, उसके रेगुलर काउंसलिंग सेशंस भी चल रहे हैं अनीता वारदा के साथ। अच्छा। जहाँ उसके मामा उसे ले जाते हैं। जी अक्सर जाते रहते हैं वहाँ पे? नहीं, अक्सर तो नहीं, पर जब भी मौका मिलता है मैं ज़रूर जाता हूँ। उसकी काउंसलर ने सजेस्ट किया है कि अब उसे साइकियाट्रिस्ट को दिखाना चाहिए, क्योंकि उसे काउंसलिंग के साथ साथ मेडिकेशन की भी ज़रूरत है। बहुत अच्छा लड़का है वो महेश, पता है जब वो बहुत छोटा था ना, तब उसके फादर की डेथ हो गई थी। तब तक वो बिल्कुल ठीक था, लेकिन अचानक फादर की डेथ के सदमे की वजह से बिल्कुल टूट गया। उसका मेंटल बैलेंस ही बिगड़ गया। शायद अपने फादर को याद करके या फादर फिगर की कमी की वजह से वो अपने आप को बहुत अकेला महसूस करने लगा। अंदर ही अंदर घुटता रहा, पर किसी को कुछ पता नहीं चला। यार सच में अशोक, वाकई में तुमने बहुत अच्छा काम किया है। महेश, बहुत अच्छा लगता है जब हम किसी के काम आ सके, किसी की मदद करके उसकी तकलीफ को कम कर सके।
शायद ये अच्छाइयाँ हम सब में है, बस हम डर जाते हैं। अशोक राव ने भरत के हॉस्पिटल का सारा खर्चा उठाया और उसके नाम पर जो मिसिंग कंप्लेंट दर्ज की गई थी वो भी वापस ले ली गई। अशोक राव भरत से मिलते रहे और कुछ दिनों बाद छुट्टियां मनाने के लिए भरत अपनी मां और अपने सौतेले पिता के पास सिक्किम चला गया। उसकी मां इस बात को समझ चुकी है कि भरत की जिंदगी में किस चीज की कमी है और उसके सौतेले पिता भी अब उसकी बहुत अच्छी केयर कर रहे हैं। भरत को अब वो प्यार और अपनापन मिल रहा है जिस पर हर बच्चे का हक होता है। अशोक राव का मानना है कि उन्होंने जो कुछ भी किया वो कोई असाधारण या एक्स्ट्राऑर्डिनरी काम नहीं था। उन्होंने वही किया जो भरत की हालत को देखकर उनके दिल को सही लगा। उन्होंने ऐसा क्यों किया? किसी की मदद करके किसी को क्या मिलता है? क्या इसके पीछे कोई स्वार्थ है? क्यों कोई जानबूझकर परेशानी मोल लेता है? ऐसे सवाल अक्सर उठते हैं। या फिर कुछ इस तरह के सवाल कि जिसकी मदद की जा रही है हो सकता है वो कोई ड्रग एडिक्ट हो, कोई चोर या बदमाश हो सकता है कि वो कोई नुकसान पहुंचा दे, पैसा लूट ले। ऐसे लोगों के चक्कर में पड़ना ही क्यों? इंसान की यही फितरत है। जब कोई अपराध होता है तो लोग हैरान हो जाते हैं, उसे गलत मानते हैं और उससे बचने की सलाह भी देते हैं। और वहीं दूसरी तरफ जब कोई इंसान इंसानियत के नाते किसी को सड़क से उठाकर उसकी मदद करता है तब भी लोग हैरान हो जाते हैं, उसे भी गलत मानते हैं और ऐसा ना करने की सलाह देते हैं और कहीं ना कहीं उस पर शक भी करते हैं। और जब सब कुछ अच्छा होता है तो वही लोग तारीफों के पुल बांध देते हैं, खुश होते हैं, लेकिन उनके दिल में कहीं ना कहीं ये बात जरूर रहती है कि कोई ऐसा क्यों कर रहा है, क्योंकि ऐसा होना आम बात तो नहीं है। लेकिन सच तो यह है कि किसी की मदद करना इंसान के स्वभाव में है। हर इंसान के अंदर अच्छाई छुपी होती है। हम सब अच्छा काम करना चाहते हैं, औरों की मदद करना चाहते हैं, पर बहुत बार ऐसा होता है कि सुनी सुनाई बातें मन में आ जाती हैं और हम चाह कर भी कुछ नहीं कर पाते। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हमारे अंदर इंसानियत नहीं है। हम सब प्यार बांटना चाहते हैं। हम सब समझते हैं कि प्यार और इंसानियत से किसी की भी जिंदगी बदली जा सकती है। हम सब प्यार के स्पर्श का मतलब समझते हैं, द ह्यूमन टच। आपसे फिर मुलाकात होगी क्राइम पेट्रोल दस्तक में एक और नए केस के साथ। तब तक अपना ख्याल रखें, सुरक्षित रहें और अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में से कुछ वक्त निकालकर किसी की मदद जरूर करें। यकीन मानिए आपके दिल को अच्छा लगेगा। जय। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.